Hello everyone, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So बेटा NEET 2024 फिजिक्स के solutions with the key in a very quick format मैं लेके आया हूँ आपके लिए, राइट एंड मैं स्ट्रेट अवे सोल्यूशन से स्टार्ट करना जा रहा हूँ. बस एक चीज़ ज़रूर आपको बोलूँगा कि बेटा अगर आंसर्स गलत भी जाएँ आपके, टेंशन नहीं लेने का है, राइट. आई एम श्योर आपने बहुत मेहनत की है और सारे सब्जेक्ट्स मिला के ओवरऑल आपका बेस्ट रिजल्ट ही आएगा, राइट. सो ऑल द बेस्ट. लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. बेटा देखो मेरे पास कौन सा कोड है, मेरे पास Q4 कोड है, पर मैं आपको सवाल बताते हुए चलूंगा तो आप अपने कोड में इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे. सबसे पहला सवाल अगर हम देखते हैं तो बेटा एक स्फेरिकल शेल का आया था, यानी एक गोला है जिसके ऊपर चार्ज है और उसके दो पॉइंट दे दिए थे, एक सेंटर और एक सरफेस. हमें बोला गया था कि ये सेंटर और सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा. बेटा होलो शेल खोखले गोले के अंदर पोटेंशियल सरफेस और सेंटर पे सेम होता है, इसलिए यहां पर पोटेंशियल जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 0. इसका आंसर 0 है. सेकंड क्वेश्चन हमें बोला गया है, गेट्स का क्वेश्चन दिया गया है. अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बना के फाइनल फॉर्मेट लिखूंगा तो बेटा ये निकल के आ रहा होगा आप लोगों का A इंटू बी. A इंटू बी का मतलब ये कैसा गेट हो गया, एंड गेट हो गया. तो लॉजिक गेट का एक ही सवाल आया और उसका आंसर है एंड गेट. तीसरा सवाल बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है YDAC से, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. बोला जा रहा है कि अगर मैं मोनोक्रोमेटिक की जगह व्हाइट लाइट यानी कि सफेद प्रकाश का इस्तेमाल करूं तो मुझे बताना पड़ेगा कि क्या होगा 4 ऑप्शन में से. ऑप्शन सीधे सीधे दिए हुए हैं, उसमें से जो करेक्ट आंसर है बेटा वो ये है कि देयर विल सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज, यानी कि केंद्र या सेंटर पे क्या बनेगा, व्हाइट फ्रिंज बनेगा और उसके आसपास क्या होंगे, कलर्ड फ्रिंजेस होंगे. मतलब सेंटर पे व्हाइट और चारों तरफ क्या होंगे, कलर्ड. ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का. देयर विल बी ए सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय 2 कलर्ड फ्रिंजेस. स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था और बहुत आसान सवाल था, ठीक. इसके बाद बेटा चौथा जो सवाल है ना, वो तो ऐसे मान लो बिल्कुल आसान रटा रटाया सवाल है वर्नियर कैलिपर का, जिसमें आपसे लीस्ट काउंट पूछा गया है. कुछ बच्चे इस चीज से कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये वर्नियर कांस्टेंट क्या है. ये बेसिकली लीस्ट काउंट के बारे में बात कर रहा है. और लीस्ट काउंट हम जब भी लिखते हैं बेटा तो हमारे लिए जो लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट वो सीधे सीधे हमारे पास क्या होता था, VSD और MSD को निकाल करके 1 MSD माइनस 1 VSD. तो मैं अगर 1 MSD निकाल के उसमें से VSD माइनस कर दूंगा तो मुझे लीस्ट काउंट आएगा, जो कि मेरे पास कितना निकल के आ रहा है बेटा, 1/100 और डिनोमिनेटर में n+1 है. 1/100 डिनोमिनेटर में n+1. कुछ बच्चों ने एक छोटी सी गलती हो सकता है कर दियो कि ये 0.1 मिलीमीटर था और आंसर जो पूछा था बेटा वो किस में पूछा गया था, सेंटीमीटर में. तो इस वजह से हो सकता है बच्चों ने यहां पे 1/10 के साथ लिख दिया हो. आंसर जो है वो 1/100 और साथ में क्या है, डिनोमिनेटर में n+1. ठीक बेटा. अच्छा अगले सवाल पे चलते हैं. सवाल नंबर 5 बेटा हमसे बोला गया है, ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी ठोस के गुण का, जिसमें हमको इलोंगेशन जो है वो पूछा गया है, यानी कितनी लंबाई खिंच जाएगी. हमें लेंथ दे रखी थी वायर की, यंग्स मॉड्यूलस दे रखा था, एक एक्स्ट्रा चीज दे रखी थी इलास्टिक लिमिट. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए सर ये इलास्टिक लिमिट क्या है. बेटा यूनिट पे ध्यान दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो F/A यानी स्ट्रेस यानी प्रतिबल की यूनिट है, समझे. तो ये जो अपने को 8 इंटू समथिंग दिया था, ये हमारे पास एक्चुअल में हमें दिया गया था बेटा स्ट्रेस यानी कि F/A. और हम यहां सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते थे, यंग्स मॉड्यूलस बराबर FL/A डेल्टा L. यहां से डेल्टा L आएगा और जो आंसर आएगा बेटा वो निकल के आएगा हमारे पास 4 मिलीमीटर. आई एम श्योर आपका ये सही रहा होगा, ठीक. इसके बाद बेटा अगला जो सवाल था ना, तो बहुत ही हल्का सवाल आया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण. बोल दिया गया कि एक रॉड है, रॉड के सेंटर वाले एक्सिस से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा था और लेंथ हमें बताना था मास दे करके. सीधा सवाल था बेटा, I बराबर लगा सकते हैं ml²/12 ml²/12 और वहां से आंसर निकल के आएगा बेटा 8.5 सेंटीमीटर. इस बार यूनिटों में बहुत घुमाया है क्वेश्चंस के अंदर, तो हमको ध्यान देना है कि हम यूनिट ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वरना फिर आप बोलोगे सर आप एक बार चेक करो अपने आंसर्स. तो मैंने ठीक से निकाले हैं, यू जस्ट टेक केयर ऑफ द यूनिट्स, राइट. तो ये आएगा बेटा 8.5 सेंटीमीटर. अगला 7वां सवाल कह रहा है, सीधा सवाल है, अपने को बेसिकली पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता. और बेटा मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या मैं सीधे सीधे मुझे पता है
कि अगर एक सर्कुलर बोल रहा है रेडियस यानी सर्कुलर होगी, तो उसके लिए मुझे पता है कि कितना रहता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना बेटा 2r सर्कल के लिए, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ टर्न से, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा जो कि कितना निकल के आ रहा है बेटा, ये निकल के आ रहा है 4.4 मिली टेस्ला। देखो फिर यूनिट में घुमाए तो अपने को ध्यान देना पड़ेगा यूनिट्स में, तो इसका आंसर आएगा 4.4 मिली टेस्ला। अच्छा अब आते हैं बेटा 8वां सवाल, सीधा सवाल, जिसके दिमाग में ये क्वेश्चन क्लिक कर गया ना उनके लिए बहुत आसान था। ये सवाल कह रहा था कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है 2t-1, फोर्स अपने पास कितना है 5 न्यूटन, पावर के बारे में बात की गई थी। बेटा पावर की अगर मैं बात करूंगा तो पावर का एक बहुत कॉमन फॉर्मूला है, अगर आपको याद आ रहा हो तो F इंटू वी, यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी, बल इंटू वेग। फोर्स दिया है 5 न्यूटन और v कैसे निकालोगे भाई, v निकालेंगे dx बाय dt से, dx बाय dt से। तो यहां इसको डिफरेंशिएट करोगे 2t-1 को तो 2 आ जाएगा, फोर्स अपने पास 5 है, मल्टीप्लाई करते पावर क्या आ गई 10, यानी इसका आंसर बेटा कितना है 10 न्यूटन। करेक्ट। इसके बाद बेटा 9वें सवाल पे आते हैं। ये तो बिल्कुल ही हल्का सवाल आया है, आपको बोला गया है इन इलास्टिक कोलिजन है, एक V1 से चल रहा है और दूसरा रुका हुआ है, आके चिपक जाते हैं और साथ V2 से चलते हैं। बोला V1 और V2 का रेशियो बताओ। सीधा सवाल था बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या संवेग संरक्षण। M1 V1, दूसरा वाला रेस्ट वाला 0, फिर बाद में दोनों चिपक गए इसलिए M1 प्लस M2 इंटू V2। मास तो दोनों का सेम था, वहां से जो रेशियो निकल के आएगा बेटा, वो रेशियो अपने पास सीधे सीधे कितना निकल के आ जाएगा 2:1, तो इसका आंसर आएगा 2:1। ठीक। अच्छा 10वें सवाल को उठाते हैं, ये भी बहुत हल्का सवाल आया। 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, 2 किलो और 3 किलो 5 किलो ब्लॉक हो गया। यहां पे बोल रहा है 2 3 पे कितना फोर्स लगाएगा। मैं कह रहा हूं फोर्स अगर पता है तो क्या अपन एक्सेलरेशन या त्वरण बता दे, F/m। फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन और वहां पे मास टोटल कितना 5, यानी एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। अब अगर मुझे 3 किलो पे फोर्स चाहिए तो 3 किलो पे 2 किलो फोर्स लगा रहे हैं, कितना लगाएगा 3 का मास और 3 का एक्सेलरेशन। 3 का मास कितना 3 किलो, एक्सेलरेशन कितना निकाला 2, आंसर क्या आएगा 6 न्यूटन, यानी इसका आंसर बेटा कितना निकल के आएगा 6 न्यूटन। ये हो गए अपने पहले 10 सवाल जो अपने को निकालने थे। करेक्ट। आई एम श्योर आपके 10 में से 10 सही हूं, ठीक है, मैं इतना होप करता हूं। बाकी तो बेटा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अभी पूरा पेपर बाकी है, आराम से करते चलो, समझते चलो, एंड आई एम श्योर यू विल गेट द गुड मार्क्स। राइट। चलो अब मैं बेटा आगे बढ़ रहा हूं अगले 10 सवालों के साथ। लेट्स स्टार्ट। देखो इसकी पीडीएफ ना विद आंसर की इसके लिंक में डाल देंगे वीडियो के, तो आप आराम से एक एक क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हो प्रॉपर्ली। ठीक है, बट मैं अभी रिकॉर्डेड में इसमें मतलब वीडियो में आपको बताते जा रहा हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 11वां सीधा सवाल है। 11वें सवाल में आपको बोला गया है कि हमारे पास मास जो है वो 1/10 कर दिया है, रेडियस जो है यानी डायमीटर वो आधा कर दिया है। स्मॉल जी का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है बेटा जी एम डिवाइडेड बाय कितना r²। हमें पता है मास 1/10, r अपने पास कितना हो चुका है 1/2। जब सॉल्व करेंगे तो बेटा यहां से जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा हमारे पास, वो एक्सप्रेशन निकल के आएगा 3.92, यानी कि इसका आंसर आएगा बेटा 3.92। सीधा सवाल है, मास की जगह लिखना 1/10, r की जगह 1/2 का स्क्वायर, तो ऊपर 4 चला जाएगा। तो ये ओवरऑल जो होगा ना, ये अपना देखो मैं ठीक से लिखता हूं, ये ओवरऑल जो निकलेगा बेटा ये अपना निकलेगा 4 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय कितना 10, यानी 9.8 का 2.5। ठीक है, यानी कि वो लगभग 3.92 आ जाएगा। अच्छा इसके बाद बेटा देखो ये जो 12वां सवाल है ना, ये अपना थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल हो गया, जो एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ है। सेमीकंडक्टर के अंदर आपको बोला गया है सोलर सेल कहां पे आएगा। बेटा सोलर सेल का ऐसा कुछ कर्व बनता है, यानी कौन सी रीजन में आ गया 4th रीजन में आ गया। यानी पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, और दूसरा वाला जो कह रहा है वो हमें कह रहा है कि इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी। बेटा यहां ये मेजॉरिटी नहीं होकर के क्या होना चाहिए था, माइनॉरिटी होना चाहिए था। तो यहां पे एक थोड़ा सा हो सकता है कि गलती हो जाए, इसको थोड़ा ध्यान दे देना। तो ए करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है, तो यानी इसका जो आंसर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। ठीक बेटा 13वां सवाल डायरेक्ट सीधा सीधा सवाल आया है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्दो ये एक प्रिज्म दिया हुआ है, प्रिज्म के अंदर 30 डिग्री पे लाइट गिर रही है, फिर पैरेलल हो जाती है और लास्ट में बाहर निकल जाती है। तो हमें इतना तो समझ में आता है कि अगर ये पैरेलल है, ध्यान से सुनना, तो मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि ये 90 है
ठीक, और ये पैरेलल है। यहाँ पर ये वाला जो एंगल आएगा, ये एंगल क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। बोले हाँ, ये क्रिटिकल, तो ये वाला आ जाएगा 90 माइनस सी। फिर यहाँ स्नेल्स लॉ लगा देंगे। वैसा करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है बेटा वो आएगा √5 डिवाइडेड बाई कितना 2, यानी √5/2 जो आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा इसका। ठीक है, इस सवाल में हो सकता है कई बच्चों ने गलती की हो, लोड नहीं लेना है, आगे सुनते जाना है। ठीक, अच्छा बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, ये क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन सही है, बेसिक है कि एटम जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि जितना न्यूट्रॉन होगा है ना वो तो न्यूट्रल कर देगा, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। एटम की बात कर रहे हैं, आयन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और स्टेबिलिटी की बात करें, न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल अनस्टेबल हो सकता है, एटम स्टेबल ही होता है। करेक्ट, इस वजह से इसके दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अच्छा बेटा 15वां सवाल, ये सरफेस टेंशन का सीधा सवाल आया था। कहा गया है कि एक डिस्क दे रखी है, उसको पानी पे रखा हुआ है, उसे मुझे खींचने के लिए कितना फोर्स चाहिए। हमने कहा भाई फोर्स जो आएगा वो टेंशन इनटू टोटल लेंथ, लेंथ मतलब पेरीमीटर यानी उसकी बाउंड्री की लंबाई, और वो मेरे पास कितनी आती है 2πr। इस तरीके से बेटा जैसे ही यहां से सॉल्व करेंगे हमें आंसर निकल करके आ जाएगा। यहां पर ओवरऑल अगर देखेंगे तो 19.8 मिली न्यूटन ये वाला। यहां पर बेटा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आंसर एक्चुअल में आएगा 1.98 इंटू 10⁻⁻⁴ आई गेस, ऐसे करके। तो ये जब निकालेंगे ना फाइनल यूनिट को कन्वर्ट करेंगे मिली में, तो आएगा 19.8 मिली न्यूटन। तो थोड़ा यूनिट्स पे ध्यान देना इस बार, यूनिट में काफी क्वेश्चंस गोल हुए हैं। ठीक, अगला जो सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। ये 16वें सवाल में ना आपको एक चुंबक को आगे खिसकाया गया है और पूछा गया है दोनों में करंट का डायरेक्शन। बेटा सीधा सा है, ए का फ्लक्स घटेगा, बी का फ्लक्स बढ़ेगा, तो इस हिसाब से इसको सपोर्ट करने के लिए करंट ए से बी में जाना चाहिए और यहाँ पे अपोज करने के लिए डी से सी में जाना चाहिए। इस वजह से अगर हम लोग देखते हैं, है ना, ध्यान से समझना, तो इस वजह से अगर हम देखेंगे तो ए में तो करंट ए से बी और दूसरे वाले में डी टू सी, यानी जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर 1। क्या बात समझ में आती है? यानी 16वें का इस मैग्नेट वाले का ए से बी और दूसरे वाले में डी टू सी, ये चीज अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक, आखिरी इस पेज का आखिरी सवाल बहुत ही आसान सवाल था। बोले कि 17वां है कि पार्टिकल जो यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में घूम रहा है, वृत्त में घूम रहा है। अरे भाई सर्कल से घूम रहा है, डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी बदलेगी, एक्सीलरेशन बदलेगा क्योंकि अभी डायरेक्शन बदल रहा है। तो इसका आंसर आएगा बेटा वेरिएबल वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सीलरेशन। ये चौथा ऑप्शन, वेरिएबल वेलोसिटी वेरिएबल एक्सीलरेशन, मतलब वेलोसिटी या वेग भी बदलेगा और एक्सीलरेशन या त्वरण भी बदलेगा। बोले ठीक है सर, इतना भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब तक अपन ने 17 सवाल लगा लिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और सवालों के साथ। बस आप अच्छे से मार्क करते हुए जाना, राइट, और जहां लगे थोड़ा कुछ देख लेना। ठीक, चलो बढ़ता हूं बेटा मैं आगे। ऑल राइट, अब आ जाते हैं बेटा अपन आगे, है ना। ये थोड़े से रेड मार्क्स ऊपर नीचे हो रखे हैं, लोड नहीं लेना, मैं आपको बताते जा रहा हूं सही क्या है। तो पहला जो सवाल आएगा बेटा इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, है ना, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो सेकंड आंसर निकल करके आ रहा है। ये आपको बेटा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके ही निकालना पड़ेगा। इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, है ना, यानी कि 2 का मतलब हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, इस तरह से। तो इसको एक बार चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन निकाल लेंगे। 19वां सवाल सीधा सवाल है, आपको बोला गया है 19th के अंदर कि भाई अगर हमसे पूछा जाए सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण, बेटा सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस होता है, विमाहीन। इस वजह से इसका आंसर आएगा स्ट्रेन और एंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस है और एंगल भी डायमेंशन लेस है, इस दोनों क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। ठीक, इसके बेटा सवाल नंबर अगर 20 देखते हैं, यह भी बहुत आसान सवाल था कि अनपोलराइज्ड लाइट, है ना, अध्रुवित प्रकाश अगर गिरता है ब्रूस्टर एंगल के ऊपर तो क्या होता था बेटा, कुछ पार्ट तो उसका पार्शियली रिफ्लेक्ट होता था और कुछ कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होता था। यहां अगर आप देखोगे तो क्लियरली लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड वाला जो पार्ट है वो कंप्लीटली पोलराइज होना चाहिए और जो रिफ्रैक्ट होकर अंदर चला गया वो पार्शियली पोलराइज होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, यानी रिफ्लेक्टेड वाला कंप्लीट और जो रिफ्रैक्टेड वाला है वो पार्शियल। ये एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है बेटा, सीधे सीधे सवाल है एनसीईआरटी से उठ के। ठीक, अब ये सवाल देखो 21वां, कितना आसान सवाल है। आपको बोल दिया गया कि भाई डाइपोल का मोमेंट दे दिया, है ना, और आपसे पोटेंशियल यानी विभव पूछ लिया। KP/r² फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सियल पोजीशन है,
KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर होता है, एक्सियल के लिए थीटा 0, तो KP बाय आर स्क्वायर, उससे ये सही आंसर आ रहा है आप कैलकुलेट करोगे तो। और ये जो फॉर्मूला ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि इसमें 2 लिखा दिया, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे K, तो ये 2 KP बाय आर स्क्वायर हो गया, जो कि गलत है, होना चाहिए था KP बाय आर स्क्वायर। तो यहां ये गलत और ये वाला क्या हो जाएगा सही, यानी स्टेटमेंट 1 तो हो गया करेक्ट और R वाला क्या हो गया फॉल्स, यानी इसका आंसर जो आएगा बेटा वो कौन सा आएगा, तीसरा, A ट्रू B फॉल्स, करेक्ट। 22वां, कितना आसान सवाल आया बेटा, बोल रहा है कि एक व्हील है घूमते घूमते आगे जा रहा है, हमें पता है कि जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसके ऊपर V भी आगे की तरफ है और ओमेगा R भी कहां पर होगा आगे, और नीचे वाले पॉइंट पे V आगे है लेकिन ओमेगा R कहां पे आएगा पीछे, इसलिए ऊपर वाला जो पॉइंट है वो फास्ट जाएगा एज कंपेयर टू नीचे वाला पॉइंट, इसलिए जो ऑप्शन है वो होगा बेटा इसका कि P मूव्स फास्टर देन स्लोअर, करेक्ट। अच्छा, एक लास्ट वाला देख लेते हैं, अभी बहुत हल्का सवाल आया था SHM का कि आपको बोल दिया x बराबर 5 sin पाई टी प्लस पाई बाई 3, ये बोल दिया, अपने को बोला है कि एम्पलीट्यूड या आयाम बताओ और टाइम पीरियड बताओ। अरे भाई एम्पलीट्यूड तो दिख ही रहा है 5 मीटर में है, कुछ बच्चों ने यहां गलती कर दी, मीटर की जगह सेंटीमीटर वाला ऑप्शन टिक कर दिया होगा, आई एम श्योर आपने नहीं किया होगा, मैं बस बता रहा हूं जनरली जो गलतियां हो रही हैं। अच्छा, टी के साथ पाई लिखा हुआ है मतलब पाई ओमेगा हो गया, तो टी अगर निकालना है आवर्तकाल टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, वो 2 सेकंड आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा बेटा 5 मीटर और 2 सेकंड, 5 मीटर यूनिट पे ध्यान देना है, 2 सेकंड, इस तरीके से, ठीक। अब देखो बेटा अपन ने यहाँ तक कितने तक लगा लिया, अपन ने 23 तक सवाल लगा लिए, ठीक। अब और आगे सवालों के साथ बढ़ते हैं, आप एक बार इन क्वेश्चनों को देख लो कि आपके आंसर आपने ठीक 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 लगाए कि नहीं लगाए, ठीक है, एक बार देख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं ना, फिर अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ बढ़ते हैं, हाँ ना, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चल रहा हूँ, आप उन पे फोकस करना, रेड टिक्स पे मत करना, ठीक है। तो अगर देखेंगे बेटा नेक्स्ट वाला, ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 24 में बेटा सीधा सवाल है, अपने पास गेट्स की टेबल दे रखी है, लॉजिक गेट्स की, और हमें बोला गया है कि इसका कौन सा वाला एक्सप्रेशन y को रिप्रेजेंट करता है। बेटा ये सवाल सीधा सा है, आप बस एक ऑप्शन डाल के चेक कर लेना, भले 0 1 और 0 ये डाल के देखोगे तो आपको पता है कि तीनों में ही फिट इन नहीं होगा, तो जो इसका आंसर आएगा वो केवल और केवल क्या आएगा B बार, यानी जो B है उसका ऑपोजिट गेट ही लगा हुआ है, B नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक। अगला सवाल नंबर 25, ये थ्योरेटिकल और सीधा सवाल कह रहा है कि अपने को बताना है फोटोन के रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। बेटा एनर्जी फोटोन की h सही है, स्पीड ऑफ लाइट से जाता है सही है, h/c यानी कि अगर मैं बात करता हूं मोमेंटम, तो मोमेंटम E/c होता है, E की जगह h, ये भी सही है। फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन में एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, सही, करेक्ट। लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि फोटोन के पास चार्ज है, गलत, क्योंकि फोटोन का जो टोटल चार्ज, वो टोटल चार्ज हमारे पास कितना रहता है, 0 रहता है, करेक्ट। यानी कि यहां से हमें समझ में आ रहा है कि A B C D 4 स्टेटमेंट है, यानी आंसर आएगा बेटा A B C एंड D ओनली, E इनकरेक्ट है इसके अंदर। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 26, सीधा सीधा सवाल है बेटा, ओमेगा को डबल कर दिया है ना, ओमेगा को डबल करने पे अगर देख रहे हैं तो बात हो रही है कि टेंशन क्या होगा। भाई टी का जो फॉर्मूला है यहाँ सीधे सीधे बेटा टी बराबर अपन लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर के लिए m ओमेगा स्क्वायर r। अब यहाँ ओमेगा की अगर बात करता हूं तो ओमेगा हमारे पास क्या हो जा रहा है बेटा, डबल हो जा रहा है, तो ये 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 40 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल देखो, सेल का कितना आसान सवाल आया करंट इलेक्ट्रिसिटी का, क्वेश्चन नंबर 27 Q4 में कह रहा है कि आपको एक 10 वोल्ट की बैटरी दे दी, 1 ओम और 4 ओम का रेजिस्टर दे दिया, और कह रहा है कि अगर ऐसा है तो 4 वोल्ट, ये जो पूरी की पूरी बैटरी है अपनी 10 वोल्ट की और 1 ओम की, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसमें कितना पोटेंशियल आएगा इसके अक्रॉस पूरे सेल का। और बेटा सेल अगर आपको याद हो, जब भी सेल डिस्चार्ज होता है तो E-IR लगता है, E-IR लगेगा तो E अपने पास कितना है 10, I निकालने के लिए टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज 10, टोटल रेजिस्टेंस कितना 5, 10 बाय 5 कितना 2, तो यानी कि करंट आ गया 2 और E अपने पास 10, R स्मॉल r कितना 1, तो यहां पे मैं सीधे सीधे क्या लगाऊंगा, V बराबर E-IR, और यहां से जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 8 वोल्ट, यानी इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है 8 वोल्ट आएगा, ठीक। अच्छा, अगला वाला सवाल उठाते हैं 28वां, ये भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा रखा हुआ है और हमें उसका बोल दिया गया है 20 ऑसिलेशन 5 सेकंड के अंदर,
यानी एक ऑसिलेशन का टाइम क्या होगा बेटा 5/20 यानी 1/4। यानी वहां से मैं सीधे सीधे लगा सकता हूं t बराबर 2 पाई अंडर रूट में I डिवाइडेड बाय कितना mb। करेक्ट। यहां से बेटा मेरा जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1280 पाई स्क्वायर। राइट, यानी टोटल जो आंसर है वो कितना निकल के आएगा 1280 पाई स्क्वायर आ जाएगा। बोले ठीक है सर। अगला सवाल भी बहुत आसान है बेटा। एक तार है L लेंथ की जो 10 पार्ट में बांटी गई, 100 ओम के 10 पार्ट, तो एक पार्ट का कितना हुआ, एक पार्ट का हो गया बेटा 10 ओम। इनमें से 5 को लगा दिया सीरीज तो 50 ओम, 10 10 10 10 10 50, और पैरेलल में लगाओगे 5 तो 10/5 हो जाएगा 2। तो टोटल अपने पास एक 50 ओम है और एक 2 ओम है, जिन दोनों को ही किस में जोड़ दिया गया, सीरीज। तो टोटल आंसर जो आएगा बेटा वो आ जाएगा 52 यानी 52 ओम इज द करेक्ट आंसर। ठीक। अच्छा, अगला थ्योरेटिकल बहुत ही आसान सवाल ध्यान है इस बार मैग्नेटिज्म के अंदर। फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब हो गया बेटा जिसमें काई जो है वो बहुत एक से बड़ा हो। पैरामैग्नेटम हो गया जिसके अंदर काई जो है वो स्मॉल पॉजिटिव नंबर हो। आप तो इन्हीं को देख लो, जहां पे बी का क्या आ जाए 3rd और जहां पे सी का क्या आ जाए 4th। यानी कि यहां से देखेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, बी का 3rd और सी का 4th। करेक्ट। अच्छा बेटा एक ही है ना रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया, ऑल्दो नीट में से ये वाला पार्ट डिलीट हो गया था, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आया है। हमें नहीं पता कि इसका क्या कर रहे हैं एंटी है, बट व्हाट आई फील इज कि इसको बोनस की तरह देना चाहिए। अब वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, गॉड नोज व्हाट विल हैपन, बट यस दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, 1 क्वेश्चन इन फिजिक्स। राइट, और इसका जो आंसर आएगा बेटा दैट विल बी 286,81। तो जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उन्होंने तो पढ़ा होगा लास्ट ईयर, तो आंसर निकाल लिया होगा, और जो बिल्कुल फ्रेशली इस बार की एनसीईआरटी फॉलो किए हैं यहाँ मात खाएंगे। करेक्ट। बट एनीवेज इसमें आपकी गलती नहीं है, तो दिस इज समथिंग जो आपके कंट्रोल से बाहर है। राइट, तो हमने बेटा यहाँ तक 31 सवाल लगा लिए हैं सेक्शन ए के। आई एम श्योर आपके बहुत सारे सही होंगे, आप बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। राइट, अब हम और आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। आप एक बार इनके आंसर्स लिख लो और मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। आप चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो बेटा, ठीक है। मैं बढ़ गया बेटा अगले सवालों पे। बहुत आसान पेज, बहुत। हमें बोला गया है कि भाई 1/λ² के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करिए। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है p² पे। करेक्ट, और p होता है h/λ, तो यानी ये डिपेंड करता है किस पे 1/λ² पे। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/λ² के, यानी बननी चाहिए बेटा स्ट्रेट लाइन। करेक्ट। इसके बाद आते हैं बात 33 पे। 33 पे NP/NS ट्रांसफॉर्मर का सवाल सीधा सीधा नंबर ऑफ टर्न्स यानी चक्रों की संख्या दे रखी है, और हमें बोला गया है कि वोल्टेज का रेशियो क्या होगा। बस ध्यान देना है NP/NS 1/2 है, VS/VP चाहिए बेटा। V प्रोपोर्शनल होता है N के, इसलिए VS/VP बराबर NS/NP, जो कि इसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर ये 1/2 है तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा 2/1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक। अगला सवाल बहुत ही आसान लेकिन ट्रिकी। हुआ क्या है इसमें, बहुत बच्चों ने -60 जूल आंसर निकाल दिया है पूरे एरिया अंडर द कर्व निकाल के। सवाल में ये नहीं पूछा कि टोटल वर्क कितना है, सवाल में पूछा है कि भाई बी से सी तक का वर्क कितना। केवल बी सी को देखूंगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन 0। कुछ बच्चों ने सही किया है, कुछ बच्चों ने गलत किया है। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में फंसाने वाला था, आई एम श्योर आप नहीं फंसे होंगे। ठीक। इसके बाद आ गया बेटा 35वां सवाल, बहुत ही आसान। बैलेंस व्हीट स्टोन दे रखा है, सबको इसका आंसर पता है। बीच वाला 2 ओम उड़ जाएगा, 2 का 1, 2 का 1, 1 का 2, यानी इसका आंसर जो टोटल आएगा दैट विल बी 2 माइक्रोफैरेड। राइट बेटा, तो अब शुरू करते हैं बेटा सेक्शन बी के साथ। ठीक। सेक्शन बी में पहला सवाल है बेटा 36वां। कैपेसिटर की प्लेट को पास लाया गया, पास लाया गया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो बेटा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो Q जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि Q बराबर CV, V सेम है, बैटरी से कनेक्टेड है, ध्यान रखना है। तो C बढ़ गया तो Q बढ़ गया, और एनर्जी होता है ½ CV²। करेक्ट, V सेम है तो C बढ़ने पे जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 चार्ज इंक्रीज करेगा, सही। स्टेटमेंट नंबर 2 एनर्जी डिक्रीज, गलत। स्टेटमेंट नंबर C कैपेसिटेंस इंक्रीज, सही। स्टेटमेंट नंबर D गलत, रेशियो ऑफ चार्ज, चार्ज तो बढ़ गया। और स्टेटमेंट नंबर E करेक्ट, चार्ज इनटू पोटेंशियल का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है, मतलब वो एनर्जी को डिनोट कर रहा है जो कि बढ़ रहा है। तो यहां से अगर ओवरऑल अपन देखते हैं बेटा तो हम कह सकते हैं A, C एंड E इज द करेक्ट आंसर।
सवाल नंबर 37 पे अगर चलते हैं, 37 के अंदर बेटा कैपेसिटर का सीधे 10 माइक्रोफैरेड दिया, पीक करंट सर्किट के अंदर पूछा गया। पीक करंट अगर मुझे कभी भी चाहिए और एसी है तो अपने को पता है कि आई का मतलब हुआ वी नॉट डिवाइडेड बाय कितना, एक्स सी। बस इतनी सी बात है। वी नॉट के लिए 210 RMS है, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक्स सी के लिए ओमेगा के लिए एफ है, और सी यहाँ पे ये सीधे सीधे आएगा बेटा 0.93 एम्पियर अप्रोक्सीमेट, राउंड ऑफ करके। 38वां सवाल डायमेंशन का सवाल है, बहुत ईजी है। एफ के डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर के बराबर भी है, और एफ का डायमेंशन बेटा बीटा टी के बराबर भी है। तो यहां से जो अल्फा आएगा वो आ जाएगा एफ बाई टी स्क्वायर, एफ बाई टी स्क्वायर, और जो बेटा बीटा आएगा वो आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई कितना, टी। अब यहां से डायमेंशन निकल जाएगा, ये आएगा बेटा आंसर इवेंचुअली अपने को अगर देखा जाएगा अल्फा टी डिवाइडेड बाय कितना, बीटा, क्योंकि हमें बताना था क्या डायमेंशन लेस होगा। तो मैं यहां से अल्फा बीटा का निकालूंगा और सॉल्व कर सकता हूं, या फिर सीधे इस एक टी को इधर ले जाओ, तो ये अल्फा टी, ये बीटा, डिवाइड करते एफ बाई टी कट जाएगा, करेक्ट, तो आ जाएगा तुम्हारा डायमेंशन लेस। बेटा 39वां सवाल बहुत आसान है, आपको 3 ग्राफ दे रखे हैं, टी और वी का ग्राफ दे रखा है। अपने को पता है कि अगर मैं टी और वी की बात करता हूं, टेम्परेचर वॉल्यूम, तो टी बाई वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब पी वी बराबर क्या होता है, एनआरटी। पी वी बराबर एनआरटी, मैं लिख के दिखा रहा हूं तुमको, कहाँ गया, ये रहा, पी वी बराबर बेटा एनआरटी। तो यहां से टी बाई वी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, प्रेशर के, टी बाई वी। और टी बाई वी क्या होता है, स्लोप, तो स्लोप प्रेशर के प्रोपोर्शनल। प्रेशर दिख रहा है कि स्लोप सबसे ज्यादा 1 का है, फिर 2 का, फिर 3 का, इसलिए प्रेशर भी सबसे ज्यादा 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, करेक्ट। ये हो गया बेटा अपने सेक्शन बी के 5 सवाल, 4 सवाल 5 सवाल जो भी है। एक बार के लिए इसको और कॉपी कर लो, देख लो करेक्ट है कि नहीं, मार्क कर लो, फिर आगे बढ़ो। मैं लास्ट पेज पे और जा रहा हूं। ये आ गया बेटा अपना लास्ट से सेकंड लास्ट। देखो सीधे सीधे दिया हुआ है कि एक बार मैग्नेट का एम दे रखा है, बेंट कर दिया 60 डिग्री पे, तो पूछा गया है नया मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा जब भी बेंट जैसा शेप होता है आपको ये वाली लेंथ लेनी पड़ती है, तो QM या पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, लेंथ ये वाली लोगे तो करेक्ट आंसर आएगा, और वो निकल के आएगा बेटा अपने पास m/2। यानी यहां पर अगर देखेंगे तो अपना करेक्ट आंसर आएगा m/2। बेटा बिल्कुल उसी तरह देखो एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है ना, अब की बार बोला कनेक्टेड टू अ बैटरी, फिर से और रजिस्टर से जोड़ दिया, कह रहा है करंट इन द सर्किट, देन इफ आई करंट सर्किट में तो गैप में क्या होगा। ये ईएम वेव छोटा सा चैप्टर है एक, उसमें आता है डिस्प्लेसमेंट करंट और विस्थापन करंट, ये बिल्कुल उसका क्वेश्चन है। जितना करंट प्लेट के बीच में है उतना ही वायर के अंदर है, करेक्ट, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। इसलिए अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ इक्वल डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होना चाहिए। यानी इसका आंसर क्या होना बेटा 2 होना चाहिए। यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड, परिमाण जो आई है उसके बराबर होना चाहिए, और दोनों के डायरेक्शन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर आप वो देखोगे ना ईएम वेव्स में मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ या डिस्प्लेसमेंट करंट, तुरंत आपको याद आ जाएगा अगर अपन ने पढ़ा है तो बेटा, ठीक। ईएम वेव में हर साल एक सवाल आता है, इस बार भी एक सवाल आया और बहुत आसान है। अगला बेटा ये भी बहुत इजी है, 42वां, आपको यंग मॉड्यूलस दे रखा है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है और टेम्परेचर बढ़ाया गया है। पूछ रहा है कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा। बेटा ये सीधा सीधा है, एक तरीके से थर्मल स्ट्रेस अपने से पूछा गया है, और थर्मल स्ट्रेस जो है वो वाई अल्फा डेल्टा टी की टर्म में अपने पास निकल करके आ जाता है। वाई अल्फा डेल्टा टी सब दिया हुआ है, सॉल्व करोगे तो अपने को जो आंसर निकल के आएगा बेटा 42 का, वो आएगा 2 × 10 की पावर 3, 2 × 10 की पावर 3 न्यूटन। ये निकल के आ जाएगा कंप्रेसिव फोर्स। स्ट्रेस का फॉर्मूला कितना है, वाई अल्फा डेल्टा टी, इसको बोलते हैं बेटा F/A। एरिया जैसे ही रखोगे F का मान आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 43 एक बढ़िया सवाल है, जो शायद कुछ ने सही किया कुछ ने नहीं किया है। आपको डायोड का रेजिस्टेंस नहीं दिया और अपने से पूछा है किस में बैलेंस हो जाएगा। तो आप अगर सर्किट नंबर 1 देखोगे ना तो 10/10 नीचे 15 है, 5 के साथ जो डायोड है वो फॉरवर्ड में लगी हुई है, मतलब उसका रेजिस्टेंस काउंट होगा। और इस डायोड का जो रेजिस्टेंस रहा होगा बेटा ये रहा होगा 10, तो ये डायोड का 10 और 5 मिलके 15, तो 10/10/15/15। और 3 ऑप्शन भी देख लो, तीसरे वाले के अंदर तो डायोड के साथ पैरेलल में है, पैरेलल के अंदर है तो डायोड और वो अगर देखोगे तो और कम ही हो जाएगा 5 से, तो ये नहीं हो सकता। इसके अंदर रिवर्स बायस है, नहीं हो सकता।
इसके अंदर 5 के साथ कनेक्टेड है लेकिन बैटरी उल्टी जुड़ी हुई है। कई बच्चों ने यहां कंफ्यूज हो गए होंगे, यहां की बैटरी सीधी जुड़ी हुई है इसलिए पहला वाला करेक्ट है, इसके अंदर बैटरी उल्टी जुड़ी हुई है, उल्टी जुड़ी होने पे ये गलत हो जाएगा। तो बैटरी राइट की तरफ जानी चाहिए और यहाँ पे डायोड के साथ सीरीज में होना चाहिए और फॉरवर्ड में होना चाहिए। ये करेक्ट आंसर है और ये बढ़िया सवाल था। अच्छा, ये तो बेटा बहुत आसान सवाल है। वीटी ग्राफ दे दिया, एटी पूछा है, दिख रहा है कि पहले वी जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, यानी कि ए क्या होना चाहिए, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। स्लोप ऑफ वीटी बराबर ए होता है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, ए होता है। तो यहां एक्सेलरेशन देखेंगे तो पॉजिटिव आ गया, पहले यहां से यहां तक तो है ही नहीं, फिर पॉजिटिव, फिर जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब एक्सेलरेशन 0 और उसके बाद नेगेटिव स्लोप आ गया। तो अगर देखेंगे तो पहले कुछ नहीं, फिर पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। ये वाला सवाल सीधे सीधे बन जाएगा। अच्छा बेटा ये देखो कितना आसान है यार बेटा, स्मॉल टेलीस्कोप का क्वेश्चन है और ये वो वाला केस है जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी FO/F। बस उतना ही लगाना है इसके अंदर, वहां से अगर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा बेटा 28। सीधा सवाल है माइक्रोस्कोप का, एकदम सीधा सवाल। अच्छा 46वां सवाल जो है बेटा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट, अपने को पूछा गया है, सर्कुलर में जा रहा है 2 hours फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अपने को टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है, ठीक, डायरेक्टली उसको अप्लाई करेंगे, वहां से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बेटा 2gmm/3r। डायरेक्ट सवाल हो गया अपने को लॉन्च करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए। ठीक, एक बार इनके आंसर टिक कर लो, आंसर टिक करने के बाद आखिरी के 4 सवाल है वो और देख लो, फिर इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 1-2 लाइनें हैं वो डिस्कस कर लेंगे, बाकी अभी एक बार के लिए कॉपी करो पॉज करके। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, बस ये आखिरी के 4 सवाल है बेटा, है ना। देखो 47वें सवाल में सिंपल पेंडुलम के बारे में बोला गया है कि उसका जो मास है उसको आपने 3 गुना बढ़ा दिया, लेंथ आधी कर दी गई, नया टाइम पीरियड क्या होगा। अरे भाई टी का फॉर्मूला अपने पास है 2π√L/g, इसमें g का कोई काम चेंज हो ही नहीं रहा, मास को कोई लेना देना है नहीं, केवल लेंथ के रूट पे डिपेंड करता है। और हमें लेंथ कर दिया हाफ, तो यहाँ से सीधा सीधा अगर देखूंगा तो मैंने कहा लेंथ इज मेड हाफ, तो L 1/2 हो जाएगा, करेक्ट। वहाँ से अगर अपन निकालेंगे राइट, तो अपने पास जो आंसर निकल के आना चाहिए, है ना, वो निकल के आना चाहिए बेटा इसके अंदर √2 की टर्म में आना चाहिए, यानी आंसर अपने पास आ जाएगा √2। ठीक है, वैल्यू ऑफ x अपने को बोला कि x 1/2 टाइम्स ऑफ दी x बताना चाह रहा है। मतलब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको ये नहीं पूछ रहा कितने टाइम्स हो गया है, कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ x है तो x कितना होगा, तो वो जो आंसर आएगा वो √2 आएगा। तो हो सकता है बहुत बच्चों ने 1/√2 निकाला कि भाई हाँ सर लेंथ नहीं ऊपर है, आधा हो रहा है, 1/√2 टाइम्स है तो वही आंसर है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है, √2 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा बेटा ये शीट वाला थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें लॉजिकली देखोगे तो 2 स्टेटमेंट अपने सही निकल करके आ रहे हैं। एक स्टेटमेंट की अगर मैग्नेटिक है तो होल्ड करने के लिए फोर्स चाहिए, और अगर मैग्नेटिक या कंडक्टिंग है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाने के लिए फोर्स चाहिए। यानी इसका जो स्टेटमेंट आएगा बेटा वो A एंड C, यानी A एंड C की बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर 2 A एंड C ओनली आएगा। ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक शीट को रखा गया है और हमको बोला गया है कि उसको पोल से किसी डिस्टेंस पे रखा गया है, तो मैग्नेटिक या कंडक्टिंग होना ही पड़ेगा तब जाके फोर्सेस लगेंगी, अदरवाइज नॉन मैग्नेटिक में कोई सेंस नहीं है क्वेश्चन को फ्रेम करने का। बेटा 49 वाला सीधा सवाल है, जो पावर का फॉर्मूला है ना अपने को पता है कि v²/r लगा सकते हैं, तो पावर सीधे सीधे 1/r पे डिपेंड करती है। तो एक केस के अंदर तो पावर आ जाएगी 2/3 और एक केस के अंदर जो पावर आ जाएगी मेरे हिसाब से वो आएगी 3। दोनों को डिवाइड करोगे तो बेटा आंसर निकल के कितना आ जाएगा 2/9। ये वो क्वेश्चन है जिसमें पावर दे रखी है और सीधे सीधे रेशियो पूछा गया। लास्ट सवाल बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कौन सी प्रॉपर्टी, भाई सीधे बोला गया है, चौथा स्टेटमेंट देखो, ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज विद यूनिफॉर्म स्पीड। अरे भाई ईएम वेव देखो कितना छोटा चैप्टर, 2 सवाल आ गए इसमें से और इजी। आपको पता है ईएम वेव जनरेट ही किससे होती है, जहां पे चार्ज क्या हो, एक्सिलरेटेड हो, त्वरित हो। ये तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया बेटा, चौथा स्टेटमेंट, बाकी सारे सही है। ठीक है, तो मैंने बेटा पूरे 50 क्वेश्चन आपके डिस्कस कर दिए हैं, क्विकली अप्रोच बता दी है और ये कोशिश की है कि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि कहाँ किस तरह की गलती हो सकती थी। पेपर का लेवल मॉडरेट है, क्वेश्चंस में 3-4 क्वेश्चंस में सही हैं, एक डायोड वाला क्वेश्चन अच्छा है, किसी के अंदर एक थर्मो वाला वर्क वाला है, कुछ एक मैसेज में मिस्टेक हो सकती थी, उसके अलावा ओवरऑल मॉडरेट है। लास्ट ईयर के रिलेटिव में देखूँ अगर तो हल्की सी बेटर है, करेक्ट, लेकिन लास्ट ईयर के रिलेटिव जो बायोलॉजी है वो हल्की है। तो ओवरऑल पेपर जो नेचर है वो थोड़ा सा बेटा ऊपर ही जा रहा है,
राइट, ऊपर नहीं नीचे ही जा रहा है। और बहुत ज़्यादा फर्क आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि सीटें लगभग 8 से 10% बढ़ी हैं। एस्पिरेंट्स 4-1 लाख बढ़े हैं, पर वो ज़्यादातर वही हैं जिनके लास्ट ईयर बहुत अच्छे स्कोर्स नहीं रहे हैं, तो उनसे टॉप रैंक्स में लाना थोड़ा सा रिलेटिवली कम हो जाता है। दैट इज़ द ओनली रीज़न। सो वी एक्सपेक्ट कि हाँ कट ऑफ जो है वो स्लाइटली पिछली बार से 2, 3, 4, 5 नंबर तक ऊपर जा सकती है। ठीक है, बाकी बेटा मैं मिलता हूँ कंप्लीट एनालिसिस विद द एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना फिजिक्स का एनालिसिस कंप्लीट कर लो एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ, डू वेल, टेक केयर, बाय बाय।